हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आपके मेजर अच्छे जा रहे होंगे। अभी जो आपने मेजर दिया है उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, बाकी एजी सर सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, आइए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप सब लोगों ने किए ही हैं क्वेश्चंस, उम्मीद है अच्छे से किए होंगे सारे। देखें जी, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बच्चों मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज याद है सबको, व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़े पहली लाइन, रेजिस्टेंस इन टू आर्म्स ऑफ मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम। 5 और आर दिख रहा है, L1 और 100 माइनस L1 दिख रहा है। तो पहली इक्वेशन आप जल्दी से बना लेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप क्या बनाएंगे बताओ जी, 5 बाई L1 इज इक्वल टू R बाई 100 माइनस L1, या इसको लिख सकते हैं हम 5 बाई R इक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। ये हो गई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करें। क्या बोला जी उसने, इफ इट इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस। शंट का मतलब बताया गया था आपको क्लास में। शंट का मतलब कहां कनेक्ट करते हैं हम, पैरेलल में। पैरेलल में किसके साथ क्या कनेक्ट करना है, पैरेलल में आर के साथ एक और आर कनेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो आर के साथ आर कनेक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, R/2। ये रेजिस्टेंस कम होगा तो ये लेंथ भी चेंज होगा। तो फिर इसका रेशियो वापस से सेम कर देते हैं। नई इक्वेशन क्या लिखें बताएं जी सब लोग। सेकंड इक्वेशन अपन लिखेंगे 5 अपॉन कितना रेजिस्टेंस, R/2। R/2 हो गया पैरेलल में कनेक्ट करने पर, इक्वल्स टू लेंथ क्या लिखेंगे 1.6 L1 आपको क्वेश्चन में दिया है, 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। ठीक है बच्चों, इन जब दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा L1 और R1 का वैल्यू आ जाएगा 15 ओम। ठीक है जी, यही आपका आंसर दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों, पढ़ें इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है पोटेंशियल का। ठीक है, ए थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस R हैज चार्ज Q। जैसा उसने बोला वैसा ड्रॉ कर देते हैं अपन। क्या बोला है जी उसने, सॉल्यूशन देखें। एक स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल R दिया है और चार्ज दिया है जी Q। अनदर चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द शेल। इसके सेंटर पे कैपिटल Q रखा है हमने। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R/2 फ्रॉम सेंटर। यहां से R/2 पे बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब बच्चों को आया होगा। सेंटर पे पोटेंशियल बताएं जी क्या होगा, किसके कारण होता है पोटेंशियल, बाहर वाले के कारण कि अंदर वाले के कारण। पोटेंशियल सबके कारण होता है। तो क्या लिखेंगे बताओ बच्चों, पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल ऐड कर देंगे। इसके तो जो सरफेस पे होगा वो अंदर सब जगह लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, KQ बाई कैपिटल R। तो इसका पोटेंशियल हो गया, प्लस अंदर वाले का लिखेंगे KQ अपॉन R/2। ये आपका नेट पोटेंशियल होगा। बाहर जो चार्ज है उसके कारण भी अंदर हर पॉइंट पे सब जगह सेम होता है, और जो सेंटर पे रखा है उसका भी पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन R/2। तो इसके हिसाब से जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा जी थर्ड आंसर। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा इसलिए लिखा हुआ है, और KQ बाई R। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें जी, थर्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एस Q एंड डाइपोल मोमेंट एस P। इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा गया है। कैसा रखा गया जी, आगे पढ़े। इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और डाइपोल मोमेंट ऐसा है, P वेक्टर दिखा देते हैं इसको। द फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। फोर्स डाइपोल को जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स क्या होता है, 0। आपको पता है डाइपोल में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं, तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ ना बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वजह से। नॉन यूनिफॉर्म होता है तो याद है आपको, फॉर्मूला पढ़ाया गया आपको क्लास में। तो फोर्स तो 0 हो गया जी, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कितना बताओ, -PE cos थीटा या फिर -P.E। ठीक है बच्चों, थीटा थीटा किस किस के बीच में एंगल है, P वेक्टर और E वेक्टर। P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया है आपको, 180। तो u इज इक्वल टू -PE cos 180
-1, तो U हो जाएगा जी प्लस पी। प्लस पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगी। तो आप इसको आंसर को थर्ड को टिक करेंगे। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट्स का है, फ्लक्स का है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल इज इन ए प्लेन ऑफ पेपर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ। ये इतना सा आधे पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। अगर ये स्क्वायर है तो पूरे का एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर, तो आधे का एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर बाई 2। फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको। द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज पूछा है आपसे, चेंज निकालेंगे हम बाई एन एंगल इफ द स्क्वायर सरफेस रोटेटेड बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है जी, तो 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल अगर आप लिखेंगे, या 5 इनिशियल माइनस 5 फाइनल, क्योंकि नेगेटिव का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है जी, तो एक फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे, इनिशियल फ्लक्स लिखेंगे E इंटू एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है जी, और फाइनल फ्लक्स क्या लिखेंगे हम, उसका 0 लिखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा E एल स्क्वायर बाई 2। नेगेटिव पे नहीं जाए बच्चों, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वैसे तो यहां पे नेगेटिव साइन नहीं दिया है, तो ऑप्शन से मैच करने के लिए अपन ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है जी, 5 इनिशियल माइनस 5 फाइनल, डेल्टा 5 लिखना है हमें, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, समझ गए सब बच्चे कैसे लिखना है, E एल स्क्वायर बाई 2 आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए जी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, इफ इनिशियल चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर्स वर 0, वर्क डन बाय बैटरी इन द सर्किट एज शोन। बैटरी का वर्क डन पूछा है। बैटरी का वर्क डन क्या होता है, बैटरी का वर्क डन क्या होता है, जो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी होती है उससे डबल होता है। तो टोटल सी इक्विवेलेंट निकाल लें इसका। टोटल कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, तो वर्क डन बैटरी का कितना होता है जी, सी वी स्क्वायर, और सी इक्विवेलेंट बताएं इसका कितना होगा, 4 और 4 दोनों सीरीज में, कितना आ गया 2, 2 और 2 पैरेलल में 4, तो सी हो गया जी आपका 4 माइक्रोफेरेड इंटू वी कितना 10 का स्क्वायर, तो वर्क डन माइक्रो 100 से कट जाएगा। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ बच्चों, कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कैपेसिटर का क्वेश्चन है बच्चों। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ ईएमएफ वी। बैटरी से कनेक्टेड है, हमने पढ़ा है क्लास में, जब बैटरी से कनेक्टेड होता है तो क्या कांस्टेंट होता है, वी, और बैटरी हटा ली जाती है तो क्या कांस्टेंट होता है, चार्ज। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पूछा है आपसे, तो गलत क्या है, गलत यह है द चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन सेम। ये कब कांस्टेंट रहता है चार्ज, जब क्या हटा दी जाए, बैटरी हटा दी जाए, तभी चार्ज कांस्टेंट रह सकता है। बैटरी कनेक्टेड है तो वी कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो उसके हिसाब से इसका आंसर हो गया जी थर्ड। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज कंप्रेस्ड टू हाफ लेंथ। हमने पढ़ा है जब स्ट्रेच करते हैं तो n स्क्वायर आर हो जाता है, क्या हो जाता है याद आया, r डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर आर। कंप्रेस करेंगे तो जैसे आपने डबल किया होता तो उसको 2 लिख सकते थे या 12 लिख सकते थे, कंप्रेस किया आपने आधा तो 1/2 लिखेंगे, तो r डैश इक्वल्स टू r/4 हो जाएगा। समझ में आया, 4 क्यों होगा, n को आप 1/2 रख सकते हैं क्योंकि कंप्रेस किया हमने हाफ, पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं आप लेंथ और एरिया अलग अलग निकाल के। ठीक है जी, पहले रेजिस्टेंस कितना था 10/4, आपका आंसर आ जाएगा जी कितना 2.5 ओम, तो 20 वाले का आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखें जी, जयपुर एंड कोटा आर 240 किलोमीटर अपार्ट, कुछ डिस्टेंस दिया है, इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम कोटा टू जयपुर थ्रू कॉपर पाइपलाइंस। पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है,
द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 10 वोल्ट। हर किलोमीटर का 10 वोल्ट है, टोटल कितना किलोमीटर है जी 240 किलोमीटर, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 2400 वोल्ट हो गया। ठीक है जी, चलो। एंड एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ लाइन पर किलोमीटर इज 0.75, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो ये हो गया जी 0.75 0.75 इंटू कितना किलोमीटर है बताओ बच्चों 240 किलोमीटर। ठीक है, पावर लॉस निकालना है आपको, तो पावर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। V कितना जी 2400 इंटू 2400 बाई 240 इंटू 75 इंटू 100। ठीक है बच्चों, 240 से 240 कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें तो पावर आ जाएगी आपकी ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इसका, कैलकुलेट कर लेंगे आप सिंपल। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द सर्किट शोन इफ ए कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी द करंट इन वायर विल बी। ये W है बच्चों, W नहीं है, ओम लिखा हुआ है। ठीक है जी, 6 ओम, 8 ओम, 3 ओम और 5 ओम। कह रहा है कि ए और बी के बीच में अगर वायर लगा दिया जाए, ए और बी के बीच में अगर वायर लगा दिया जाए तो करंट कहां से कहां फ्लो होता है, करंट कहां से कहां बहता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल ज्यादा है बस हमें ये पता करना है। तो इसको कैसे पता करेंगे बच्चों, क्लास में सॉल्व किए हुए हमने ऐसे क्वेश्चंस, आपको याद होंगे। 4 रेजिस्टेंस हैं और ये बैटरी दी गई है आपको। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन एक्स, इस पॉइंट को मान लेते हैं जी वाई, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर ये 6 ओम है और ये वाला 8 ओम है और ये वाला 3 ओम है और ये वाला 5 ओम है। ठीक है, हमें इसका वोल्टेज निकालना है, तो इसका वोल्टेज क्या लिखेंगे आप, Vx माइनस Va का वैल्यू, Vx माइनस Va का वैल्यू। याद है बच्चों कैसे बांटते थे, अगर ये V है तो V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1, तो ये हो गया जी V अपॉन R1 प्लस R2, मतलब 8 और 6 कितना 14 इंटू 6 वोल्ट। ठीक है जी, और Vx माइनस Vb, Vx माइनस Vb, ये वाला कितना हो गया बच्चों बताओ, V अपॉन 5 प्लस 3 कितना 8 इंटू 6 की जगह आ जाएगा जी 3। ठीक है, इसको काट दें आप तो ये हो गया जी V बाई 2 यहां बचेगा, या 2V बाई 7 और ये बचेगा 3V बाई 8, 2V बाई 7 और 3V बाई 8, सॉरी 3V बाई 7, 3V बाई 7 और 3V बाई 8, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। VA माइनस VB हमें कैलकुलेट करना है, इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हमें VA माइनस VB अगर निकालना है, मतलब ये पॉजिटिव चाहिए और VB नेगेटिव के साथ ही चाहिए, तो हम सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं। अगर सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो देखें बच्चों क्या आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट Vx माइनस VB, ये सेकंड माइनस Vx माइनस VA इज इक्वल टू 3V बाई 8 माइनस 3V बाई 7। ठीक है बच्चों, तो Vx तो कट जाएगा और VA माइनस VB का वैल्यू आ जाएगा 3V बाई 8 माइनस 3V बाई 7। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है बच्चों, A का पोटेंशियल ज्यादा है कि B का, जिसके नीचे नंबर ज्यादा लिखा हुआ है उसका वैल्यू कम होगा और जिसके नीचे नंबर कम लिखा है उसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो B का पोटेंशियल ज्यादा होगा A से, तो B का पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, B से A फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करेगा जी B से A, फ्लोज फ्रॉम B टू A। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन है।
charge q is uniformly distributed on a metallic ring of radius r if ring is rotated about its axis with constant angular velocity omega। एक रिंग है, इसको पूरे को चार्ज दे दिया आपने, क्लास में भी किया हुआ है बच्चों आपने ऐसा क्वेश्चन, और इसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं और रेडियस दिया हमें आर। तो कोई भी करंट कैरिंग रिंग का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई टू आर, उसी को हमें ओमेगा से रिप्लेस करना है जो डाटा दिया गया है। चलिए जी, म्यू नॉट बाई टू आर, आई को लिख सकते हैं हम क्यू बाई टी, ठीक है बच्चों, और ओमेगा और टी में क्या रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो 1 बाई टी को लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 2 आर इंटू 2 पाई, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया जी म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आपका म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर। चलते हैं बच्चों अगले, मोशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट अफेक्टेड बाई, मोशन है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, चार्ज का मोशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर जिस डायरेक्शन में चार्ज चल रहा है उस डायरेक्शन में लगा हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, क्यू वी बी साइन थीटा 0 हो जाता है। तो देखें जी क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड ऑप्शन सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसी डायरेक्शन में अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो कुछ नहीं कर पाएगा और वो सीधा चला जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं आगे, एक और मैग्नेटिक इफेक्ट का क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी टी इन इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है जी। तो इसकी जगह आपको टी दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अपन टी रख देते हैं जैसा भी बोलता है। तो T इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m। इफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड एंड मैग्नेटिक इंडक्शन इज ट्रिपल्ड द रेडियस बिकम्स, ठीक है जी। तो यहां से अपन लिख सकते हैं जी T बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो R प्रोपोर्शनल हो गया जी रूट टी, रूट टी अपॉन बी, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी है टी और बी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों को चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया तो नया रेडियस क्या आएगा बताओ, आर डैश प्रोपोर्शनल टू लिख दूं कितना, रूट 2t अपॉन मैग्नेटिक फील्ड कितना बोल रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। तो रूट 2t बाई 3 हो जाएगा नया रेडियस, समझ में आ गई बात। तो आप यहां पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा रूट 2/9, मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे तो नया रेडियस आ जाएगा r बाई आर डैश इक्वल्स टू रूट टी बाई बी और रूट 2t बाई 3b, ठीक है जी। तो r बाई आर डैश रूट टी कट जाएगा, 3 बाई रूट 2, तो r डैश इक्वल्स टू रूट 2r बाई 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है और रेडियस का रिलेशन पूछा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी का क्वेश्चन है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया है आपको, इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर, प्योर सी सर्किट है, केवल कैपेसिटर साथ में कनेक्ट किया गया है। और जब कैपेसिटर कनेक्ट है तो आपको प्योर सी मानना है और कुछ रेजिस्टेंस साथ में नहीं दिया है। रीडिंग ऑफ अमीटर शैल बी, अमीटर क्या दिखाएगा, IRMS दिखाएगा, क्योंकि एसी में जो भी आपके सर्किट में फ्लो करता है वो RMS होता है, और जो वहां हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो अमीटर वोल्टमीटर हम पढ़ते हैं वो भी RMS दिखाता है। तो IRMS इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन, VRMS बाई Z, जनरल फॉर्मूला है V इक्वल्स टू I इंटू Z, लेकिन Z की जगह यहां पे आपको क्या लेना है बच्चों, XC लेना है, और XC क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, मतलब VRMS इंटू ओमेगा इंटू सी कर दें, आपका आंसर आ जाएगा IRMS। देख लेते हैं बच्चों क्या क्या दिया है।
ये वी आर एम एस है कि वी नॉट है, ये वी नॉट है, तो वी नॉट कितना हो गया जी 200√2 बाई √2 कर दें, ये आर एम एस आ गया। ओमेगा साइन ओमेगा कितना दिया आपको 100 और कैपेसिटर का वैल्यू दिया है 1 माइक्रोफेरेड मतलब 10 की पावर -6। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, √2 से √2 तो कैंसिल हो गया ठीक है, और 10 की पावर -6 से कैंसिल कर दे तो आपका IRMS बच गया जी 2 × 10⁻⁻² एम्पियर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का सेकंड आंसर सही है। ठीक है, चलें जी आगे। एन इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस तीनों दे दिए इस बार, मतलब कौन सा सर्किट है, LCR सर्किट है। कौन सा सर्किट है बच्चों, LCR सर्किट है। EMF भी दिया है आपको, पावर लॉस इन सर्किट निकालना है। पावर लॉस, अब हमें LCR का जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एवरेज पावर या पावर लॉस का क्या फॉर्मूला था बताओ, VRMS का स्क्वायर इंटू R/Z²। याद है बच्चों ये फॉर्मूला, या IRMS VRMS cos phi भी लगा सकते हैं आप, फिर उनको I को बदलना पड़ेगा क्योंकि I नहीं दिया है हमें। ठीक है, चलो जी, जो जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। ये क्या है, V0 है, तो VRMS और V0 में क्या रिलेशन, V0/√2, तो 20/√2 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको 20। ठीक है जी, नीचे आपको लिखना है Z² मतलब R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ω/L माइनस 1/ω/C का होल स्क्वायर। ओमेगा दिया बच्चों आपको 100, L दिया आपको, C दिया है। थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे बच्चों, ω/L C R सबका वैल्यू रखना है हमें। ठीक है, और इससे जो पावर लॉस आएगा वो आ जाएगा जी आपका फर्स्ट ऑप्शन 8 वॉट जो दिया है, आंसर जो दिया है आपको आंसर की में। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स हमें अच्छे से पता है क्या होता है बच्चों, क्या होता है, एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है। ठीक है, तो पहला क्या क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी, ये ध्यान रखें आप, कैन नॉट बी बोल रहा है। पहला बोल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। स्टेशनरी चार्ज, ये किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। और जब चार्ज ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है उसकी बात करने का, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, डी ऑप्शन, जिससे EMW आता है। तो आपका आंसर फोर्थ होगा, क्योंकि वो उल्टा पूछ रहा है कि क्या नहीं हो सकता है, तो तीनों ABC तीनों नहीं हो सकते हैं। ठीक है जी, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास 4। चलते हैं आगे। कंडीशन अंडर विच माइक्रोवेव, EMW का क्वेश्चन है बच्चों एक और। माइक्रोवेव कैसे काम करता है, जब जो माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है और जो वाटर पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो ऑसिलेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। ये कह रहा है मोस्ट एफिशिएंट कब होगा, मोस्ट एफिशिएंट तब होगा जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, तो एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। और इस हिसाब से आप फर्स्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लैंप रेडिएट्स पावर P0 यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, ये भी EMW का क्वेश्चन है बच्चों, क्लास में भी किया था हमने, आपको याद आता हो अगर। ठीक है, क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E0, E0 का मतलब कौन सा वैल्यू जी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखना है एट डिस्टेंस R फ्रॉम द लैंप। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप इक्वेट कर दें, अपने क्लास में भी सॉल्व किया, थ्योरी में पढ़ा भी होगा आपने। I इज इक्वल टू, इंटेंसिटी क्या लिख सकते हैं बताओ बच्चों, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला तो ये होता है पावर अपॉन एरिया, तो P0 अपॉन कितने एरिया में वो लाइट एमिट करेगा, 4πr²। देखिए जी, लैंप है, बल्ब है, तो उसको पॉइंट सोर्स मानेंगे हम। पॉइंट सोर्स जो लाइट एमिट करता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट में एमिट करता है, तो अपन उसका एरिया 4πr² लेंगे। अगर कुछ लीनियर सोर्स दिया होता ट्यूबलाइट टाइप का, तो फिर उसमें सिलेंड्रिकल मान सकते थे आप। तो P0 अपॉन 4πr², ये तो इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी टोटल हमने पढ़ी थी, जो एनर्जी हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, तो क्या लिखते हैं उसको बताओ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी। याद है बच्चों, इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लें आप, तो आपका आंसर आ जाएगा जी इसका सेकंड ऑप्शन। इसने ई नॉट का वैल्यू पूछा है, सॉरी ई नॉट लिखेंगे यहां पे, तो ई नॉट का वैल्यू पूछा है हमसे, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, ई नॉट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट्स का। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में पढ़ा था हमने, याद करें। कंसीडर ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक स्फीयर है, इसका रेडियस आर है। नाउ ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, इसके बाहर चार्ज रख दिया है, इसकी वजह से इंडक्शन दिखा दिया गया है, माइनस क्यू प्लस क्यू सब दिखा के दिया है उसने। अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ मतलब क्या है जी, उसका सेंटर। अगर इस पूरे कंडक्टर के सेंटर पे आप पोटेंशियल लिखेंगे तो वो किस किस की वजह से होगा, एक तो क्यू की वजह से होगा और एक इंड्यूस की वजह से होगा। याद आया, इंड्यूस की वजह से होगा और क्यू की वजह से होगा। लेकिन यह भी आपको पता है कि इंड्यूस की वजह से तो नेट पोटेंशियल क्या है, जीरो, क्योंकि जितना नेगेटिव का पोटेंशियल उतना पॉजिटिव का, तो केवल क्यू की वजह से पोटेंशियल होगा। कितना पोटेंशियल होगा जी, के क्यू बाई आर। ठीक है, अब रीजन पढ़ें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्फीयर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इज जीरो, इसी वजह से के क्यू बाई आर आ रहा है। ठीक है जी, तो देखें क्या आंसर आएगा इसका। ये बोल रहा है कि पोटेंशियल सेंटर पे के क्यू बाई आर है, क्योंकि ये जीरो है इसलिए के क्यू बाई आर है। अगर ये जीरो नहीं होता तो कुछ और आंसर होता। आप सेंटर की जगह कहीं और निकालें, जैसे यहां निकालेंगे तो फिर थोड़ा सा वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है जी, तो उस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। थर्टी 35 नंबर क्वेश्चन देखें सब बच्चे। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर कोर। ट्रांसफॉर्मर में आपको याद होगा लैमिनेटेड आयरन कोर यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का। क्यों? क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो, हीट जनरेट कम हो। लैमिनेटेड क्यों यूज करते हैं, याद होगा आपको, एडी करंट लॉसेस कम करने के लिए। वैसे ही, और वही रीजन यहां पे भी दिया है कि सॉफ्ट आयरन हैज ए नैरो हिस्टैरिसीस लूप, उसका लॉसेस कम होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका भी क्या आंसर बोलेंगे जी अपन, फर्स्ट आंसर बोलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पावर का क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करना पड़ेगा। इन द फिगर शोन इन द पावर लॉस इन 5 ओम रेजिस्टेंस इज 20 वॉट, देन पावर लॉस इन 12 ओम रेजिस्टेंस। 5 ओम की पावर दी है, ठीक है, इसकी पावर दी है, तो इससे इसका वोल्टेज निकाल लेते हैं। पावर ऑफ 5 ओम क्या लिखेंगे जी, V स्क्वायर बाई आर। आर कितना है 5, पावर कितना है 20 इंटू 5 इज इक्वल टू V स्क्वायर। 100 इक्वल टू V स्क्वायर, तो V का वैल्यू आ गया बच्चों 10 वोल्ट। 10 वोल्ट किस पे रेजिस्टेंस है, 5 ओम पे 10 वोल्ट है। अब इस पे 10 वोल्ट है तो इन दोनों पे भी 10 वोल्ट होगा। किस किस पे 10 वोल्ट होगा, 8 ओम पे और 12 ओम पे, दोनों पे मिला के 10 ओम होगा। अब हमसे पूछा है किस पे, 12 पे, तो 12 का वोल्टेज क्या लिखेंगे, 12 का वोल्टेज लिखेंगे आप 10 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 12 इंटू 12। ठीक है जी, तो 10 बाई 22, तो ये आ गया जी कितना, 6 वोल्ट। ठीक है बच्चों, जब उस पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो उसकी पावर निकाल सकते हैं हम। कितनी पावर आ जाएगी बताओ, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। V कितना, 6 इंटू 6 अपॉन 12। ठीक है जी, तो 6 को इससे काटेंगे 2, पावर आ जाएगी आपकी 3 वॉट। तो 3 वॉट कौन सा आंसर है बच्चों 36 का, 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 4th नंबर। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें जी, बड़ा सा स्टेटमेंट दिया है, लेकिन पढ़ें, सिंपल क्वेश्चन है। टू ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज, ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज मतलब क्या है, डाइपोल है। चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है, डिस्टेंस दिया है। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है
और ये डिस्टेंस है q इंटू टू है जो डाइपोल मोमेंट आप निकालेंगे। इफ दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया आपको, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क एंड वर्क डन, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पीई साइन थीटा, तो मैक्सिमम टॉर्क निकालना है आपको तो वो कितना हो जाएगा जी, पी का मतलब क्या, Q इंटू टू ए और इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों चीजें दी है आपको, Q दिया है, 2a दिया है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ये तो हो गया जी मैक्सिमम टॉर्क। और क्या पूछ रहा है, वर्क डन रिक्वायर्ड इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इनिशियल ओरिएंटेशन विच इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री है और फाइनल एंगल कितना घुमाया आपने, 180, 0 से 180 घुमाने के लिए वर्क डन का वैल्यू कितना होता है बताओ, 2pe हो जाता है। तो ये जो आएगा ये pe आएगा और ये 2pe आएगा। तो इसमें से देख लें ऐसा कौन सा आंसर है। पहले आपसे क्या पूछा है, पहले आपको वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क पूछा है, तो मैक्सिमम टॉर्क से डबल होना चाहिए वो, तो मेरे हिसाब से एक ही आंसर है, शायद ये वाला फोर्थ आ जाएगा। देखें क्या दे रखा है आंसर की में, 39 का फोर्थ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टेंशन कैलकुलेट करनी है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा है आप लोगों ने, और मैग्नेट वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि एक लूप को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इसका टेंशन का एक फॉर्मूला रटवाया था, आपको याद भी होगा, F/2 से, जहां F आता है सॉल्व करने पे कितना, BIL sin 90/2 सेम ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पूछा गया था कि एक रिंग है उस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, याद आया कुछ, और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है, तो ये भी इसको रिपेल करता है, वहां पे F का वैल्यू KQQ/r² हो जाता है। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है, BIL/2 से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एग्जाम में भी पूछा गया कई बार। तो कौन सा आंसर होगा जी, थर्ड आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसके, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कहां रखा चार्ज, समझते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड, 2 माइक्रोकूलम, सबसे पहले 2 माइक्रोकूलम वो रखा है जी 0a और 0 पे, मतलब ya पे रखा है, ये हो गया जी आपका 2 माइक्रोकूलम। फिर -4 माइक्रोकूलम आपका रखा है x0 y0 zb0, तो यहां रखा है आपका -4 माइक्रोकूलम। फिर आपका +2 माइक्रोकूलम रखा है, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x = a पे, मतलब यहां रखा है तीसरा 2 माइक्रोकूलम, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये डिस्टेंस भी आपका a है। ठीक है जी, ये डिस्टेंस भी आपका a है। तो आप 2 डाइपोल बना सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव 2 डाइपोल होंगे, एक डाइपोल ये बनेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, एक डाइपोल ये बनेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, ये P1 और ये P2। ये वाला जो डाइपोल है ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस j कैप में आएगा बच्चों, और ये आपका प्लस i कैप में आएगा। ठीक है जी, इस P1 का वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, कितना आएगा, Q, चार्ज कितना लेंगे, 2 माइक्रोकूलम इनटू डिस्टेंस टोटल कितना a है, और ये वाला जो P2 है ये भी अपन ऐसा ही लिख लेते हैं, P2 का वैल्यू भी जो आएगा वो 2 माइक्रोकूलम इनटू a, लेकिन प्लस i कैप आएगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों आपके 90 डिग्री पे हैं और उनका रिजल्टेंट देख लें आप किस डायरेक्शन में आ रहा है 46 क्वेश्चन का। तो a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप, तो इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे आप तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d, उनके बीच का सेपरेशन दिया है आपको d, ठीक है, और एरिया दिया है आपको प्लेट्स का a। तो हमें क्या निकालना है जी, एनर्जी स्टोर। एनर्जी सिंपल हाफ CV² से भी निकाल सकते हैं,
या ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो एनर्जी हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी प्लेट्स के बीच में, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम कितना, ए इनटू डी। ठीक है, तो एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिग्मा स्क्वायर ए डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सेकंड ऑप्शन 47 नंबर का सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, सिंपल आपको उसका डाटा याद होगा। क्या कह रहा है वो कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसको कैपिटल आर से कनेक्ट किया गया है और कैपिटल आर को बदला गया है। याद करें हमने ग्राफ व्राफ सब बनाया था इसका कि पावर कब मैक्सिमम होती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि आर बढ़ाएंगे तो पावर कैसे बढ़ेगी, जब इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर होगा तब पावर मैक्सिमम होगी, उससे पहले भी पावर कम होगी और उसके बाद में भी पावर कम होगी। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही है बच्चों, सेकंड ऑप्शन सही है। यहां पे क्या लिखा जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर होना चाहिए। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें जी, ईएमआई का है। एक रॉड को चलाएंगे आप तो क्या बनेगा, उसमें एक बैटरी बनेगा। बैटरी आपको याद होगा वेलोसिटी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसका प्लस ऊपर आएगा, तो इसकी बैटरी का प्लस ऐसा बनेगा। और आपको उस रॉड का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना, 2 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया जी 2 ओम, ये हो गया 6 ओम और ये हो गया आपका 3 ओम। तो 3 और 6 तो पैरेलल में कितना हो गया, 2, और ये बैटरी है आपकी और ये भी 2 हो गया। ठीक है जी, अब क्या पूछा है बताओ बच्चों, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव रॉड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। फोर्स का फॉर्मूला क्या था बताओ, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। सबका वैल्यू रिप्लेस कर दो। मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना दिया है, 2 टेस्ला, 4 हो गया, लंबाई दी है 1, वेलोसिटी कितनी दी है 2 और रेजिस्टेंस आपका 4 हो गया, तो फोर्स आ जाएगा आपका 2 न्यूटन। और 2 न्यूटन के हिसाब से 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। ठीक है बच्चों, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखें जी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी दी है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी दी है। ठीक है बच्चों, तो एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, ES IS अपॉन EP IP। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, हमें एफिशिएंसी दी गई है, कितनी दी गई है, ध्यान से सुन लो बच्चों, थोड़ी कैलकुलेशन है, मैं समझा देता हूं कैसे करना है। एफिशिएंसी 92% है, वर्किंग ऑन 400 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई। तो आपको इनपुट पावर दिया है, मतलब प्राइमरी का ईएमएफ दिया आपको 400 वोल्ट और इनपुट पावर दी गई है आपको, कितनी पावर दी गई है बच्चों, 3000 वॉट। ये डाटा दिया गया है, एफिशिएंसी दी है, ईपी दिया है और इनपुट पावर दिया है 3000 वॉट। अब कह रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में करंट 3 एम्पियर है, मतलब IS का वैल्यू भी दिया है आपको 3 एम्पियर। ठीक है, तो वोल्टेज निकालना है आप, एक तो आपको सेकेंडरी का और करंट निकालना है प्राइमरी का। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसी में डाटा रख दें आगे, इसी को आगे सॉल्व करेंगे आप। एफिशिएंसी दी है आपको 92%, ES आपको निकालना है, सेकेंडरी का करंट आपको दिया है 3 और प्राइमरी की पावर EP IP पूरी पावर ही लिख दो आप 3000, उसको सॉल्व करेंगे तो सेकेंडरी का वोल्टेज आ जाएगा और फिर जो दूसरा पार्ट प्राइमरी का करंट पूछा है वो भी आप पावर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोगों का मेजर टेस्ट अच्छा हुआ होगा। आज क्लास 12th का फुल सिलेबस का टेस्ट रखा गया था। इसमें जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पोर्शन है वो BRY सर सॉल्व कर रहे हैं और रिमेनिंग जो ऑप्टिक्स, मॉडर्न और सेमीकंडक्टर का पोर्शन है वो मैं आपके सामने सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉनकेव मिरर है, तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात कर लीजिए। कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर, आपको कहा गया इसकी फोकल लेंथ कितनी है,
9 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा गया है कितने डिस्टेंस पर? 12 सेंटीमीटर पर। 12 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक आसान और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से काफी बच्चों का ये सही हुआ होगा। इसमें कुछ जो साइन कन्वेंशन की गलती होती है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझिए। कॉनकेव है, कॉनकेव है, तो एफ क्या होगा? फोकल लेंथ नेगेटिव -9। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा गया है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा यू नेगेटिव। तो दो बातें तो आपको ये समझनी आनी चाहिए। फिर मिरर की बात कर रहे हैं, तो मिरर के लिए एम का फॉर्मूला याद करिए, क्या होता है? एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ -9 -12, तो -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3, तो एम आ जाएगा आपके पास -3। एम माइनस में आना किस बात का संकेत है? एम माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है इमेज इन्वर्टेड है और साथ ही साथ रियल है। और कितने टाइम्स हाइट होगी वो भी आप निकाल सकते हैं। एम बराबर क्या हो जाएगा? HI अपॉन HO। एम -3 है, HO कितना है? 3 सेंटीमीटर है, तो बताइए HI कितना आ जाएगा? -9। तो इमेज बताइए कैसी है बच्चों? रियल है, और उसकी हाइट कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर। बताइए क्या क्लियर है? तो एक आसान और स्टैंडर्ड सवाल जो आपको आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों अच्छा है, ये एक सिल्वरिंग का क्वेश्चन है, पर हमने इसमें जो आपको पावर का मेथड क्लास में समझाया है, उससे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, सबसे पहले आप बनाइए प्लेनो कॉन्वेक्स। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब इसकी आप पावर लिख सकते हैं, क्या होगी? माना इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, बताइए पावर क्या होगी? डिफरेंस म्यू -1 अपॉन आर। फिर मैंने आपको सिखाया था कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है तो पावर पॉजिटिव, प्लेन सरफेस की पावर 0। ये बहुत बढ़िया तरीका है, ये है आपकी पावर। बताइए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 1/f उल्टा कर दीजिए, तो f आ जाएगा आपके पास r अपॉन म्यू -1, जो आपको डेटा दे भी रखा है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये तो है पॉलिश करने से पहले का केस। अब वो कह रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर्ड कर दिया गया प्लेन सरफेस से। तो ये हमने प्लेनो कॉन्वेक्स बनाया और इसको सिल्वर कर दिया। बताइए अब अगर आप यहां नंबर ऑफ इवेंट्स देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था। अगर आप इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 इवेंट हैं। देखिए आप कर्व्ड सरफेस की पावर लिखेंगे, प्लेन सरफेस की लिखेंगे, प्लेन मिरर की लिखेंगे, अगेन मिरर से टकराकर लाइट रे रिट्रेस वापिस लौटेगी। तो आप देखिए फिर से प्लेन सरफेस और फिर से कर्व्ड सरफेस। क्या ये बात क्लियर है? चलिए अब बताइए क्या होगा पावर। प्लेन सरफेस की सबसे पहले कर्व्ड सरफेस की लिखिए, वही तरीका म्यू -1 अपॉन आर। प्लेन की बताइए 0, मिरर भी प्लेन मिरर है 0, वापस रे टकरा के जब लौटेगी फिर से वो प्लेन सरफेस से निकलेगी 0, और अगेन कर्व्ड सरफेस की म्यू -1/r। तो बताइए नेट पावर क्या आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ म्यू -1/r। क्या आप यहां से समझ पा रहे हैं? आप देख सकते हैं सीधा सीधा जो पावर पहले म्यू -1/r थी, अब वो पावर डबल हो गई। बच्चों पावर डबल हो गई है, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई होगी? हाफ हो गई होगी, फोकल लेंथ हाफ रह गई होगी। फिर प्रॉब्लम ये है कि सर माइनस क्यों आ रहा है? माइनस आने का क्या कारण है? माइनस आने का क्या कारण है आप बताइए। अब पूरा का पूरा सिस्टम मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, होल सिस्टम नाउ एक्ट एज अ मिरर। तो आप 1/f नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? -1/f। अब ये न्यू पावर है, तो बताइए एफ न्यू कितना आएगा? एफ न्यू इसका मैं उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा r अपॉन 2 म्यू -1। r अपॉन म्यू -1 की जगह क्या रख सकते हैं? f, जो कि पहले कितना था? 20 सेंटीमीटर। यहां रख दीजिए 20, कितना हो जाएगा? 20 अपॉन 2 माइनस का 10। बोलिए क्लियर है? तो ये आ गया साहब आपका आंसर -10।
माइनस साइन आप समझ गए क्यों लगाया है? माइनस साइन के पीछे कारण क्या है? माइनस साइन के पीछे कारण है द ओवरऑल सिस्टम वर्क लाइक अ मिरर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, YDSE का है क्वेश्चन। उन्होंने क्या कहा गया है, जो स्क्रीन है उसका जो सेगमेंट है वो फिक्स रखा है, ये स्क्रीन है। अब बताइए, मानना स्क्रीन की लंबाई y है, तो y पहले भी इतना ही स्क्रीन काम में ले रहे हैं, बाद में भी इतना स्क्रीन काम में ले रहे हैं। अगर एक फ्रिंज की विड्थ बीटा है, टोटल पर्दे की लंबाई y है, तो बताइए y बराबर क्या n बीटा होगा? बीटा हम सभी जानते हैं लैम्डा d बाय डी होगा। अब आप बताइए, वो कह रहे हैं सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन को वही रखा है, सेम सेगमेंट, मतलब y कांस्टेंट है, d वही रहेगा, पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट भी वही रहेगा। इट मींस n इंटू लैम्डा शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। मेरे हिसाब से इसमें 3 वैल्यू आपको दे रखी है, n1 पता है, लैम्डा 1 पता है, लैम्डा 2 पता है, n2 आ जाए। बच्चों YDSE टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट कंफर्म है, इसलिए YDSE को बहुत अच्छे से तैयार करिए। YDSE पर क्वेश्चन आना ही है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, मॉडर्न फिजिक्स का, क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, आपने सही भी किया है ये सवाल। के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, आइंस्टीन इक्वेशन बताइए जल्दी से। के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस 5, कंपेयर करिए इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y की जगह क्या आ रहा है? के मैक्स, x की जगह क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी। स्लोप बताइए, स्लोप ध्यान से बताइए, स्लोप कितना है? h। अरे बच्चों स्लोप h है, स्लोप h होता है प्लैंक कांस्टेंट। इसका मतलब स्लोप जो इस ग्राफ का है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा। इज सेम फॉर ऑल मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ना इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ना ही आपका मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा। तो इस कर्व का स्लोप ध्यान रखिए, काम भी आता है। इस कर्व का स्लोप क्या है? h है, जो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बोलिए, मॉडर्न फिजिक्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन, ये भी एक पॉपुलर टॉपिक है। आइंस्टीन इक्वेशन अगर आप पिछले 5-7 साल का पेपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आइंस्टीन इक्वेशन पर भी क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। बच्चों ये ऐसे टॉपिक हैं जिस पर क्वेश्चन आने ही हैं। अच्छे से तैयारी करिए, खूब मन लगाकर अच्छे से रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, फॉर्मूला लिस्ट बनाइए और क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिए। आगे बढ़ते हैं। मैटर वेव का क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के काफी सारे फॉर्मूले हमारे पास, ऐसा फॉर्मूला सेलेक्ट करो जिसमें वेलोसिटी आती हो। आसान है, लैम्डा बराबर h अपॉन mv। आसान क्वेश्चन है। डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल है तो लैम्डा इक्वल है, h सेम है। अब आपसे पूछा गया है वेलोसिटी का रेशियो बताओ, तो mv कांस्टेंट हो गया, तो v1 बाय v2 इक्वल टू m2 बाय m1। इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यहां 1 2 चलेगा तो वहां 2 1 चलेगा। क्लियर है। और प्रोटॉन और अल्फा है, मास आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन का तो mp होता ही है, अल्फा का हमें याद हो चुका है, खूब क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे हैं। अल्फा का मास 4 है। बोलिए, आसान है, कर लेंगे। मैटर वेव्स का क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल बताइए। मैंने आपको क्लास में भी समझाया है। सबसे पहले डिसीजन किसका लीजिए? अल्फा पार्टिकल का। सबसे पहले डिसीजन अल्फा पार्टिकल का आपको लेना चाहिए। अब अल्फा में आप देखिए, अल्फा में कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले मास नंबर देख लीजिए। तो मास नंबर पहले कितना था? पहले मास नंबर था आपका 238। बाद में मास नंबर कितना हो गया बताइए? बाद में मास नंबर कितना हो गया? 214। बताइए कितने की कमी आई?
24 की कमी आई क्या? देखो तो 8 में से 4 गया 4, 3 में से गया तो 24। एक अल्फा में मास नंबर में 4 की कमी आती है, तो 24 की कमी के लिए नंबर ऑफ अल्फा कितने हो जाएंगे बताएं? 24 डिवाइडेड बाय 4, 6 अल्फा। तो 6 अल्फा ये तो लॉक हो गया। सबसे पहले हमेशा अल्फा का डिसीजन लीजिए। अल्फा में देखिए पहले मास नंबर कितना था, बाद में मास नंबर कितना था। जितनी मास नंबर में कमी आई उसको 4 से डिवाइड किया। बच्चों 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो मास नंबर 4 से कम हो जाता है, तो 6 अल्फा। अब बात करें मास नंबर की तो बात हो गई, एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर आपने ये तो फाइनल कर दिया कि 6 अल्फा है। याद है आपको अल्फा की रिएक्शन क्या होती थी? बताओ अल्फा की। AXZ, ऊपर कितने की कमी? 4 की, नीचे कितने की कमी? 2 की। याद करिए, तो एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आती है? 2 की। अगर 6 अल्फा निकले तो 12 की कमी आएगी। सोच के देखिए, एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आएगी बच्चों? 12 की कमी आएगी। पहले कितना था? 92 माइनस 12, 92 माइनस 12 बोले तो कितना? 80 एटॉमिक नंबर होना चाहिए था। 80 एटॉमिक नंबर होना चाहिए था, पर है कितना? 82। तो 80 से 82 जाना मतलब 2 बढ़ाना। 2 कौन बढ़ाएगा? बीटा माइनस। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 6 अल्फा 2 बीटा माइनस। पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ अल्फा बीटा बताइए। स्टैंडर्ड सवाल है, काफी बच्चों का सही हुआ होगा, ध्यान से आप इसको समझिएगा। अगला देखिए, तो आपसे पूछा गया है कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है और डिसइंटीग्रेट हो रहा है n/n0 हाफ T/T हाफ। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, ये आपको दे रखा है 1/64, 1/2। हाफ लाइफ आपसे पूछी है बेटे, और कितने टाइम में हो गया ये काम? 60 सेकेंड में। 1/64 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 2, 4, 8, 16, 32, 64 बोले तो 1/2 की पावर 6। बेस सेम है, पावर को इक्वल कर लीजिए। T हाफ 10। आसान क्वेश्चन है ये। सवाल एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है, एम्स में, AIPMT में। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि क्वेश्चन में कहीं भी आपसे हाफ लाइफ और मीन लाइफ का नाम नहीं लिया गया है, पर क्वेश्चन उन्हीं से जुड़ा हुआ है। अब जिन बच्चों को यह पता है कि मीन लाइफ में क्या होता है, एक अगर मीन लाइफ गुजर जाती है तो क्या होता है बताइए? n0 से कितना बच जाता है? n0/e। अगर n0 से n0/e रह जाता है, जिसे हम 37% कहते हैं, तो एक मीन लाइफ होती है। तो वो यही कह रहा है कि जो आपकी एक्टिविटी है वो पहले n0 थी, n0 काउंट पर मिनट, और बाद में n0/e रह गई। कितने मिनट में? 5 मिनट में। 5 मिनट में। तो आपको बच्चों ये समझ में आना चाहिए था कि ये 5 मिनट इसकी मीन लाइफ है। यही इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, और इसलिए हमने इसको पेपर में दिया ताकि आप मीन लाइफ की डेफिनेशन में जाएं। मीन लाइफ का फॉर्मूला तो आपको सभी को याद है, मीन लाइफ 1/लैम्डा होती है। हाफ लाइफ का आपको याद है 0.693/लैम्डा, पर उसको यूज करना भी आना चाहिए। तो 5 मिनट में n0 से n0/e हो रहा है, इसका मतलब बच्चों 5 मिनट क्या है? इसकी मीन लाइफ है। अब आपसे पूछा क्या गया है? अब आपसे पूछा गया बताओ हाफ होने में कितना समय लगेगा? हाफ होने में कितना समय लगेगा मतलब मुझसे क्या पूछी गई है? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का फॉर्मूला बोलो, 0.693/लैम्डा या log 2/लैम्डा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, log 2 इंटू 1/लैम्डा। 1/लैम्डा कौन होता है बच्चे? 1/लैम्डा कौन होता है बच्चे? मीन लाइफ। बताओ हाफ लाइफ आ गया ln2 इंटू टी मीन। मीन कितना दे रखा है? 5 मिनट, तो ln2 इंटू 5। तो हाफ लाइफ आ गई
5 log 2, 5 log 2 बेस जिसका E है या 5 ln2 एक ही बात है। बोलिए क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर में आपसे पूछा गया है क्या बताइए, वोल्टेज गेन बताइए। तो वोल्टेज गेन का मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, AV बराबर बीटा R आउटपुट अपॉन R इनपुट। दोनों रेजिस्टेंस तो मुझे दे रखे हैं, कलेक्टर वाला आउटपुट माना जाता है, बेस वाला इनपुट हम मानते हैं। ठीक है, तो R आउट और R इन तो आ गया। अब लड़ाई किसकी रही? बीटा को फाइंड करने की। बीटा होता है आपका करंट गेन, याद है फॉर्मूला आपको, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। याद करिए, बीटा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। अब आपको दे रखा है चेंज इन बेस करंट 150 से 200, 150 से 200, तो 200 माइनस 150, यूनिट ध्यान से लगाइएगा माइक्रो एम्पियर। और कलेक्टर करंट में चेंज है 10 से 15, तो 15 माइनस 10 मिली एम्पियर। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 5 मिली एम्पियर अपॉन 50 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है? यहां से आप बीटा निकालिए, बीटा को यहां पुट कर दीजिए, आपका वोल्टेज गेन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, बट आप इसे मॉडर्न फिजिक्स में हम आपको एक फॉर्मूला बताते थे एनर्जी का, याद करिए, फोटोन का, याद है आपको, लैम्डा के साथ रिलेशन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। बस इसमें ध्यान रखना है, लैम्डा को हमेशा किस में रखा जाता है? एंगस्ट्रॉम में, और जो आपको एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप आपको दे रखा है, ये एनर्जी गैप दे रखा है 0.72, ईवी में दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 12,400 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा आ जाएगा 12,400 डिवाइडेड बाय 0.72, एंगस्ट्रॉम में आएगा, ध्यान रखिएगा। और आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, आप देख सकते हैं 0.7 है, 0.7 है। अगर 1 से डिवाइड करते तो 12,400 आता, 1 से कम से डिवाइड कर रहे हैं तो 12,400 से ज्यादा आएगा, 12,400 से ज्यादा, लगभग आंसर आएगा 17,222। ठीक है, लॉजिक गेट का सवाल आसान, बूलियन एक्सप्रेशन पूछा गया है। जनरली ट्रुथ टेबल पूछी जाती है, ग्राफ पूछे जाते हैं, पर इसमें हमने बूलियन एक्सप्रेशन आपसे पूछा है, तो आपको एक बेसिक आना चाहिए। ये नॉट गेट है तो ए का क्या कर देगा? ए बार, बी सीधा जा ही रहा है। ये कौन सा गेट है? और हमेशा क्या करता है बताइए? ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इनपुट है ए बार प्लस, आइए मैं आपको फिर से समझा देता हूं। ये है नॉट गेट, नॉट गेट है तो ए का क्या कर देगा? ए बार। तो इनपुट में एक तो ए बार हो गया और एक बी सीधा जा रहा है। गेट आपको पहचानना आना चाहिए, और गेट, और गेट का ऑपरेशन कैसा होता है? एडिशन, ऐड हो जाएगा। ये भी एक अच्छा सवाल है, काफी सवाल आपने इस तरह के क्लास में भी किए थे और हमने पार्ट टेस्ट में भी दिया था। जीनर डायोड वाला, जीनर डायोड एक पॉपुलर प्रोफाइल है, इसको आप अच्छे से समझिएगा और मुझे लगता है काफी बच्चों ने सही भी किया है। यहां 5 वोल्ट है, आप बताइए, यहां हमेशा 5 वोल्ट ही रहेगा, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में काम आता है। ये 5 वोल्ट है तो क्या यहां भी 5 वोल्ट ही जाएगा? अरे बच्चों, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। उन्होंने पूछा ही क्या है? 1 किलो ओम में करंट बताइए। इनफैक्ट इसमें कहीं आपको सेमीकंडक्टर का कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सेमीकंडक्टर कोई फंडे नहीं लगाना। 5 वोल्ट यहां आपको बस ये पता होना चाहिए वोल्टेज स्टेबलाइजेशन है, ये 5 वोल्ट सीधा सीधा पैरेलल में 1 किलो ओम पे भी जाएगा। अब केवल 1 किलो ओम के लिए करंट निकाल लीजिए, ओम्स लॉ लगा लीजिए, V बराबर IR। V कितना है? 5, R कितना है? 1 किलो ओम। आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। बोलिए क्लियर है क्या? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल को एक्सेलेरेट किया गया है और बताइए कितने वोल्ट से एक्सेलेरेट करें ताकि उसकी स्पीड हो जाए।
तो ठीक है, हमें सभी को पता है एक्सलेट करने के बाद जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, सभी को हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, क्यूवी होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। v वोल्ट से एक्सेलरेट करने के बाद पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यूवी। आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में हम आपको सिखाते थे, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वहां से क्वेश्चन हिट होगा। मास आपको पता है 2 मिलीग्राम, मिलीग्राम है मिली, तो 10 की पावर -3 तो ग्राम हुआ, फिर -3, अब ये किलोग्राम हो गया। v आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। q भी पार्टिकल है जिसका चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। तो बताइए अननोन क्या रह गया, v आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बच्चों एक सेमीकंडक्टर का है, ट्रांजिस्टर का है। डरने की कोई बात नहीं है, हमने एक अलग से आर्टिकल भी आपको पढ़ाया था किरचॉफ लॉ कैसे लगाना है। बस आप किरचॉफ लॉ लगा लीजिए, बिंदास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां से शुरू करिए और यहां तक पहुंचिए। बताइए क्या लिखेंगे, यहां v इनपुट माइनस माइनस रेजिस्टेंस पे कितना ड्रॉप होगा, IR। बेस रेजिस्टेंस है तो मैं बेस करंट मान लेता हूं, I इंटू R। फिर यहां से यहां ये जंक्शन है B और E का, माइनस VBE इक्वल टू यहां आ गए अर्थिंग, अर्थिंग का कितना 0। तो V इनपुट बराबर क्या आ गया बताइए, IB RB प्लस VBE। अब आपको दे रखा है क्या क्या, V इनपुट दे रखा है 10, IB मुझे नहीं पता, RB 100 किलो ओम, VB 0.5 उधर ले जाइए, 10 में से 0.5 गया, IB 100 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 9.5 अपॉन 100 इंटू 10 की पावर 3। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे 0.95, 2 से 100 से करेंगे तो 0.095 माइनस 3, तो ये हो जाएगा मिली एम्पियर। ये आपके पास IB आ गया, IB आ गया। IC सॉल्व करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी आपको आना चाहिए। यहां से किरचॉफ लॉ लगा लीजिए, 20 वोल्ट माइनस ICRC, यहां से CE और कहां पहुंच जाएंगे 0, अर्थिंग। वैसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, IB आ गया है। इनकेस IB ऐसे 2 ऑप्शन होते तब आपको सेकंड किरचॉफ की इक्वेशन बनाने की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि आपको वर्क फंक्शन बताना है, तो वर्क फंक्शन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले बताइए ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या देगा बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले क्यों थ्रेशोल्ड देता है मैं आपको वो समझा देता हूं। सबसे पहले आइंस्टीन बताइए, के ई मैक्स बराबर क्या होगा, h न्यू माइनस 5। के ई मैक्स की जगह मैं लिख सकता हूं EV नॉट h न्यू माइनस 5, तो V नॉट हो जाएगा h बाय E इंटू न्यू माइनस 5 बाय E। पहली बात तो ये कि ग्राफ ऐसा ही क्यों आ रहा है, y बराबर mx प्लस c से आप कंपेयर करेंगे तो इंटरसेप्ट तो इसका आप देख सकते हैं नेगेटिव है और स्लोप इसकी पॉजिटिव है जो कि h बाय e है। पहली बात, x एक्सिस में आपके पास यहां फ्रीक्वेंसी है। अब आपको ये पता होना चाहिए, हम जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं कि अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपके इनकमिंग फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए ग्राफ आप देखें 0 से स्टार्ट ना होकर कहां से स्टार्ट होता था, याद करिए कहां से स्टार्ट होता था, न्यू नॉट से। तो अब इस पूरे ग्राफ की सारी बातें सीख लें। इसका स्लोप कितना देगा, h बाय ई। ग्राफ किस किस के बीच में है, V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। स्टार्ट कहां से होगा, थ्रेशोल्ड से। क्या ये बात ठीक है? तो आपके पास थ्रेशोल्ड कितना आ गया, थ्रेशोल्ड आ गया आपके पास 4 इंटू 10 की पावर 15। बस आपसे वर्क फंक्शन पूछा है, फाई बराबर क्या लगा दीजिए, SC बाय लैम्डा नॉट, नहीं फ्रीक्वेंसी चाहिए तो h न्यू नॉट लगा दीजिए।
इससे जो आएगा वो वर्क फंक्शन किस में आएगा पता है, जूल में आएगा, पर आंसर किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो हमने आपको एक सीधा फॉर्मूला भी बता रखा है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इससे आंसर जूल में आएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, असर्शन रीजन का है। क्वेश्चन कह रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर मच ब्राइटर देन। बिल्कुल, क्यों मच ब्राइटर देन क्यों होता है, क्योंकि आप याद करिए जब हम आपको TIR पढ़ाते हैं तो TIR में क्या होता था, याद करिए, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, और TIR के लिए कंडीशन बोले हैं तो एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो हमेशा दो फिनोमिना होते हैं बच्चों, पार्ट ऑफ एनर्जी, ये डेंसर है, ये रेयर है। जब भी हम किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते हैं तो दो पार्ट होते हैं। अब पार्ट ऑफ एनर्जी तो क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, और अ पार्ट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। हमेशा ये दोनों काम लगातार होते हैं, सही बात है। अब जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आता है जो रिफ्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है और 100% रिफ्लेक्शन होता है, 100%। अभी तो एनर्जी क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। TIR होने के बाद क्या होगा, 100% एनर्जी क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, उससे जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, बिल्कुल मच ब्राइटर बनेगी। और वो बात भी सही है, और रीजन भी इन्होंने सही कहा है, क्योंकि TIR के समय अब इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं होगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक अच्छा दमदार सवाल है जो आपको आना चाहिए। उन्होंने क्या पूछा है उस बात को गौर करिए। क्वेश्चन ये कहा गया है कि आप ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की क्या हो जाती है, 3/4। तो अब आपको आई का पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय 2, सबसे पहली बात। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, स्क्रीन पर वो पॉइंट बताइए जहां पर इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की क्या हो रही है बच्चों, 3/4 हो रही है। तो आपको इंटेंसिटी कितनी चाहिए, 3/4 ऑफ आई मैक्स। ठीक है, तो ये कटा, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो हो जाएगा √3/2 कॉस डेल फाई बाई 2। √3/2 मतलब कितना, कॉस 30 बोल दें, बताइए कॉस 30, ठीक है। तो डेल्टा फाई आ गया आपके पास 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3। ये तो डेल्टा फाई आया, पर डेल्टा फाई नहीं पूछा उन्होंने, स्क्रीन पर वो पॉइंट पूछा है। अब डेल्टा फाई की जगह आपको लगाना पड़ेगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई आपके पास है π/3, 2π/λ। अब डेल्टा एक्स आपको याद है YDSE में कितना होता था, x/d/d, ये याद होना चाहिए, इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ये देखिए आप, आई का लग गया पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में आपको रिलेशन याद होना चाहिए, तीसरा YDSE के केस में डेल्टा एक्स याद है आपको, x/d/d। अब आपको सब कुछ दे रखा है, केवल x फाइंड करना है, स्मॉल d भी है, कैपिटल D भी है, लैम्डा भी दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। अगला देखिए, अगला भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, 2 से 3 बार ये आ चुका है पेपर में, खूब हमने आपको इसकी प्रैक्टिस भी कराई है, आपने कर भी लिया होगा। लाइट आ रही है और एक सरफेस को पॉलिश कर दिया गया और रीट्रेस कर रही है। रीट्रेस कब संभव है, जब लाइट उस पॉलिश सरफेस पर कितने डिग्री पर इंक्लाइंड, कितने डिग्री पर इंसिडेंट होगी, 90 डिग्री पर। बस ये बात याद रखिए आप, अपना काम हो जाएगा बढ़िया। मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि नॉर्मल अच्छा खींच सकें। ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्रैक्ट हुआ, ये 90 होना
जरूरी है। बस ये 90 हो गया, सवाल खत्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, √2। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 30। 90 और 30 120, तो ये हो गया आपका 60। ये कितना होगा नॉर्मल के साथ, 30। स्नेल लॉ में हमें नॉर्मल के साथ एंगल चाहिए, ये आई है। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगा लीजिए, बोलिए 1 sin I इक्वल टू √2 sin R। तो sin I √2 sin 30 1/2, तो sin I 1/√2। 1/√2 कब होगा, 45। बोलिए क्लियर है बच्चों। एक पॉपुलर क्वेश्चन है प्रिज्म का। अगला देखते हैं। अगला है वेव ऑप्टिक्स का मेलस लॉ का सवाल। इनफैक्ट पोलराइजेशन में बच्चों दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एक मेलस लॉ है और एक ब्रूस्टर लॉ है। बहुत जल्दी इसको आप तैयार कर सकते हैं और बहुत आसान भी है। इसी तरह डिफ्रैक्शन में भी एक ही टॉपिक है, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो अच्छे से मेहनत करिए। अंतिम जो हमारा जो पड़ाव है, जो लास्ट के 25 दिन हैं, 30 दिन हैं, इसमें खूब मेहनत करनी है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बस चलते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। ध्यान रखिएगा, जीतेगा वही जो अंत तक लड़ा रहेगा, अंत तक लड़ेगा, जंग में बना रहेगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो, हम सब लोग आपके साथ हैं। खूब खुश होकर पढ़ाई करिए, कहीं भी किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग की आवश्यकता नहीं है। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक अच्छा है, थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा है पर हम कर सकते हैं। तो 3 पोलराइजर हैं जिसमें पहले और लास्ट 90 डिग्री पर हैं। क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये पहला और ये तीसरा, ये 90 डिग्री पर है। ठीक है साहब। और आपको कहा गया है जो थर्ड पोलराइड है वो इनके बीच में कहीं रखा गया है और इसका आप एंगल बताइए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्शन ऑफ फर्स्ट टू पोलराइड, फर्स्ट टू पोलराइड, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। ठीक है साहब, आराम से लगाइए। हमने आपको क्लास में बताया है कि यहां पर अगर लाइट I0 है तो फर्स्ट पोलराइड के बाद तो सीधी लाइट अनपोलराइज किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोलराइज लाइट में, और I0/2 रह जाती है। पहला पोलराइड का काम खत्म, फ्लैट 50% वो ऑफ कर देगा I0/2। अनपोलराइज लाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, पोलराइज लाइट में। अब इसके लिए मेलस लॉ लगाइए, बताइए मेलस लॉ क्या कहेगा। जो इसकी ट्रांसमिटेड लाइट होगी इसके ऊपर इंसिडेंट कितनी हो रही है बताइए, I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा होता है सक्सेसिव पोलराइड के बीच का एंगल। बोलो क्लियर है। तो यहां से ये पास हो गई I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। पहले पोलराइड का काम समझ में आ गया आपको, उसने तो सीधा I0/2 कर देगा, इररेस्पेक्टिव, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अनपोलराइज लाइट जब कभी भी पहले पोलराइड से पास होगी वो हमेशा I0/2 करेगा और उसको पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड के लिए आपने मेलस लॉ लगाया। अब थर्ड के लिए फिर से देखिए, हम मेलस लॉ लगाएंगे, पर अब यहां आप थोड़ा सा आपको एंगल समझना पड़ेगा। एंगल देखिए, पहला और तीसरा ये 90 डिग्री पर है। देखिए ये पहला और ये तीसरा 90 डिग्री पर है। दूसरा आपने पहले से थीटा पर रखा है, जो दूसरा है वो पहले से थीटा पर है। तो ये बता सकते हैं कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब मैं P3 के लिए मेलस लॉ लगाऊंगा तो पहले तो मैं मेलस लॉ लिख देता हूं, I बराबर I0 कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो मुझे रटा हुआ है मेलस लॉ। अब इसको ध्यान से बताइए, इस पर इंसिडेंट कितना हो रहा है, इंसिडेंट कितना हो रहा है, I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से करिएगा, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इन दो के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। क्या आपको मैथ समझ में आ रही है। पहले से I0/2 हो गया, दूसरे से I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तीसरे के लिए जब आप मेलस लॉ लगा रहे हो
तो उस तीसरे पोलराइड पर गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी बताओ, I0/2 cos स्क्वायर थीटा, और दूसरे और तीसरे के बीच का एंगल बताओ, थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है, खत्म। तो I0/2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। 4 से करने का क्या कारण है वो मैं आपको सिखाता हूं, देखिएगा मैथ्स ध्यान से। I बराबर 4 से कर रहा हूं, तो नीचे 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 और 2 8 हो जाएगा, ऊपर 4 से करूंगा और इसको ऐसा लिख दूंगा 2 cos थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या सही है क्या? मैं मार्कर कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, तो ये 4 और ये 2 तो 8 हो गया, इस 4 को स्क्वायर में लिख दिया। ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है बताइए? I0/8 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का स्क्वायर। अब बताइए फाइनल आउटपुट कितना दे रखा है? फाइनल आउटपुट 3, इंसिडेंट कितना था? इंसिडेंट 32, थोड़ी सी मैथ्स है करनी चाहिए आपको। ये 4 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, स्क्वायर रूट ले लीजिए, √3/2 साइन 2 थीटा। √3/2 कहां होता है? साइन 60 पर, तो 60 बराबर आ गया 2 थीटा, थीटा 30। क्लियर है? थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, पर हाँ पेपर बैलेंस आता है। पिछले 5-7 सवाल ऐसे भी थे जो आपने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए थे, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में। तो 4-5 क्वेश्चन में थोड़ी सी मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा भी हो सकता है, तो कहीं परेशानी की बात नहीं है। और ये सेक्शन बी में भी है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड है, बाइंडिंग एनर्जी पूछिए। हम आपको समझाते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट हमेशा बताइए क्या होता है? थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास, ऑब्जर्व्ड मास। थ्योरेटिकल मास निकालने का तरीका आपको पता है क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या इंटू एक प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन की संख्या इंटू एक न्यूट्रॉन का मास, माइनस ऑब्जर्व्ड मास जो आपको दे रखा है 12.00। अब कैलकुलेशन आपको करनी है। 12 कार्बन 6 है, तो बताइए प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या भी 6, माइनस 12.00। एमपी आपको पता है, एमएन आपको पता है, इससे आपका डेल्टा एम आएगा एएमयू में। जब मुझे एनर्जी चाहिए होगी एएमयू में, अगर मास डिफेक्ट होता है सीधा आपको 931.5 से मल्टीप्लाई करना है। पर आपसे पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो आपको इस मल्टीप्लाई करने के बाद इसके मास नंबर से भी डिवाइड करना पड़ेगा। एक अच्छा और एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल है जो आपको इस प्रोफाइल का क्वेश्चन आना चाहिए। आइए साहब आगे पढ़ते हैं। यह है न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन। अच्छा एक ग्राफ का सवाल है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पहले रेडियस का रिलेशन आना चाहिए। r बराबर r0 a की पावर 1/3। r0 को आप नीचे ले लीजिए, क्योंकि आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं कि हमें इसको किस तरह से सेट करना है। अब आपको ऑप्शन से आइडिया लग रहा है कि भाई ऑप्शन में एग्जामिनर ने लॉग ले रखा है, तो आप भी दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लीजिए। तो घबराना नहीं होता है, क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा पेशेंस के साथ खेलना पड़ता है। तो log r/r0 हो गया, पावर आगे आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी है, खत्म। ये कौन है? y एक्सिस, ये कौन है? x, तो y बराबर mx, स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। अच्छा सवाल है, बेसिक है, फंडामेंटल लेवल पर पूछा गया है। अगला देखिए, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है। मॉडर्न फिजिक्स में एटम स्ट्रक्चर भी एक टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मजे की बात है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी बिल्कुल यही सारी बातें हैं। हमने आपको क्लास में भी पढ़ाया है एटम स्ट्रक्चर, और आपको कहा है कि
कि एटम स्ट्रक्चर एक छोटा और आसान टॉपिक है, इसको जरूर तैयार करिए। फिजिकल केमिस्ट्री में जो जो बातें हैं सब कुछ यही हमारे फिजिक्स में वही सब कुछ है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़िए और 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, रेडियस का, वेलोसिटी का और एनर्जी का। तो रेडियस की बात कर रहा है तो आपको रेडियस की डिपेंडेंसी याद होनी चाहिए, n²/z। फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है तो n1 भी फिक्स हो गया, तो रेडियस z के एटॉमिक नंबर के क्या हो गया, इनवर्स। कह रहा है रेडियस को मैक्सिमम करना है, रेडियस मैक्सिमम है, तो बच्चे z क्या लेना है, मिनिमम। पता z सबसे मिनिमम किसका होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। आइए चलिए, सेमीकंडक्टर पर फिर एक क्वेश्चन आ गया है। ये ट्रुथ टेबल का है, आपको लॉजिक गेट दे रखा है, आपको इनसे डरना नहीं है, आपको इसको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ता है। 2 ऑप्शंस, 2 सेट ले लीजिए, एक बार ए और बी दोनों को 0-0 मान लीजिए, एक बार दोनों को 1-1 मान लीजिए। मोर और लेस इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कहीं आपको चिंता नहीं करनी है। आप देखिए, आप 0-0 मान लीजिए, एक बार 1-1 मान लीजिए, कोई एक मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। चलिए, सबसे पहले मैंने मान लिया a 0 है और b भी 0 है। ठीक है, a 0 है, b भी 0 है। बताइए, यहां से सीधा ये 0 जाएगा बच्चे, ये 0 का नॉट होके जाएगा तो ये 1 जाएगा, ये सीधा 0 जाएगा। यहां ये b है, सीधा b जा रहा है 0। ये कौन है, एंड। एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करो, 0 को 0 से करोगे 0, 1 को 0 से करोगे 0, ये 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा। ये करता है और गेट, क्या करता है, ऐड करता है, 0 + 0 0। तो आपने जब 0-0 दिया था तो आंसर 0 था, 0-0 में आंसर 1 आ रहा है, गलत। 0-0 में 1 आ रहा है, गलत। 0-0 में 0 आ रहा है, 2 ऑप्शन पे टाई है। एक और ले लीजिए, कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए, अब मैं ए ले रहा हूं 1, बी भी ले रहा हूं 1। ध्यान से देखिएगा, 1 सीधा जाएगा, ये 1 सीधा चला गया। मैं पुराने वाले मिटा देता हूं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कम होगा। अपने पास इरेजर अवेलेबल है, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा, हम अच्छे से समझ लेंगे। चलिए, तो 1-1 लिया तो सीधा 1 यहां जाएगा, ये बात ठीक है, सीधा 1 जाएगा। यहां से 1 का नॉट होके जाएगा 0, ये वाला 1 ऊपर जाएगा, ठीक है, और इस पे 1 आ रहा है। सही कर रहा हूं क्या मैं, ये V1 आ रहा है, ठीक है, ए का 1 का नॉट होके 0 आ रहा है, ठीक है। ये एंड गेट है, मल्टीप्लाई करेगा, 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1 को 0 से करेंगे 0, यहां 1 आएगा, यहां 0 आएगा, और है ऐड करेगा, 1 + 0 1। तो 1-1 करने पे 1 आ रहा है, 1-1 करने पे 0 आ रहा है, गलत हो गया। 1-1 करने पे 1 आ रहा है, 0-0 पे 0 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3। आसान सवाल है, सर्किट को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए साहब, तो ये पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। आप सभी को अगले जो भी पेपर्स होने वाले हैं अनअकैडमी ऑफलाइन में, उन सभी के लिए शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगाकर पेपर दीजिए और लगातार डाउट पूछते रहिए, पेपर डिस्कशन करते रहिए, बहुत अच्छा होगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।